हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो पहले आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स बताना चाहिए इसमें कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक, चलो देखिए थोड़ा सा इसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सपोज मेरे पास ये एक एलिमेंट है दैट इज एक्स। ठीक है बेटा, कोई एलिमेंट है एक्स, दिस वन। ठीक है बेटा, इसकी चार पोजीशंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट पोजीशन होती है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, फर्स्ट इसको ले लो, सेकंड इसको ले लो, थर्ड इसको ले लो, फोर्थ इसको ले लो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। मैंने चार पोजीशन बोली है कि एक एलिमेंट की चार पोजीशंस होती है। वो कौन सी होती है? फर्स्ट, ये वाला जो फर्स्ट है यहाँ पर, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम पे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज द राइट हैंड साइड। बट ये पोजीशंस जो है, ये नंबर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी ये मैं जो टर्म्स लिख रही हूँ उनको चेंज नहीं कर सकते आप। वो जो टर्म्स लिख रही हूँ वो वहीं पर लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, ये फर्स्ट नंबर पे ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में, ये कहलाता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। क्लियर? और ये जो लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे होता है ये कहलाता है एटॉमिक मास, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। क्लियर? नेक्स्ट, राइट हैंड साइड के बॉटम पे जो होता है दैट इज एटॉमिसिटी। क्लियर? और राइट हैंड साइड के टॉप पे जो होता है पोजीशन, उसको हम बोलते हैं दैट इज रिप्रेजेंट द चार्ज। क्लियर है बात? देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं बेटा, O2 है। ठीक है, दैट इज द एलिमेंट। ठीक है, दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट में ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्यों? दो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं आपस में। तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में जो है ये क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे जो है वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। राइट हैंड साइड के टॉप में जो है वो क्या कहलाएगा? चार्ज। और बॉटम पे, बॉटम यहां पर क्या है? 2, ये क्या कहलाएगी इसकी? दैट इज एटॉमिक सिटी। अगर सिंगल होता तो 1 ले लेते। क्लियर? तो इसका एटॉमिक नंबर Z कितना हुआ? 8। मास कितना हुआ इसका? 16। और चार्ज कितना हुआ इसका? दैट इज 2। एंड एटॉमिसिटी कितनी हुई इसकी? दैट इज 2। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है या हमें देखना है, उसके बारे में पता करना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैसे दी हुई है, तो हम इस तरीके से उसकी पोजीशंस को देख के पता लगा सकते हैं कि क्या एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक मास है, क्या चार्ज है और क्या एटॉमिसिटी है। अब अगर मुझे उस एलिमेंट में जनरली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं वो कैसे करूंगी? ठीक है, वो देखते हैं। चलो जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूं, O2 का ही ले लेते हैं। ठीक है, पीछे अभी क्या है? O2 का। ठीक है, क्लियर? अब मैं कहती हूँ आपको बेटा पहले ये चीज ध्यान रखनी है, अब आप जनरली +1 क्लास में आ गए हो। ठीक है, आपको 1 to 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, 1 to 20 तक आपने 10th क्लास तक भी पढ़े हैं। नेक्स्ट 21 to 30 आपको होना चाहिए। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का 21 होता है। ठीक है, टाइटेनियम है, उसका 22 होता है, वैनेडियम होता है 23 होता है। तो आपको 30 तक याद होनी चाहिए, जिंक तक। ठीक है, तो तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, आपको बोला जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं आपके पास एटॉमिक नंबर के, बट वो होना चाहिए न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम के लिए ये मतलब जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हमेशा इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के। ठीक है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल एटम है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई इतना मैंडेटरी नहीं है कि न्यूट्रल एटम होगा तभी हम ये यूज करेंगे। ये किसी के लिए भी पॉसिबल है, अगर चार्ज भी है तब भी पॉसिबल है कि जो प्रोटॉन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला होता है आपके पास एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर बच्चे? तो इन 3 फॉर्मूलाज से यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल O2, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 60। क्लियर? तो अब देखिए इसमें सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन एटॉमिक नंबर की गिवन है, 8 है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 8। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए बेटा?
दैट इज 8। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के। वो कब है, जब वो क्या है, एटम न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, तो इट मींस जितने हमारे पास एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने निकल आए, 8। क्लैरिटी बात। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास कितना है इसका, 16 माइनस प्रोटॉन्स कितने निकले आपके पास, 8, कितने आ गए, दैट इज 8। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर मिलती है, मतलब हमें एटम के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन तीनों को ही मिलकर क्या बनते हैं हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स। उन्हीं को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस इज नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर है की बात। चलिए एक एग्जांपल और करें, चलो फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर एक एग्जांपल और करते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल O2 का ले रही हूं मैं, सपोज में चार्ज के साथ दे रही हूं O2 सपोज मैंने दे दिया +2 दे दिया, O2 -2 दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास 8 और 16, 8 एटॉमिक नंबर है और 16 मास नंबर है। क्लियर। तो मुझे पता है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो सब में प्रोटॉन्स तो कितने निकल आएंगे, 8, 8 और 8। क्लियर। न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक मास कितना है, 16, और प्रोटॉन कितने हैं जनरली, 8। 16 माइनस 8 कितने निकल आए, 8। यहाँ पर भी कितने निकल आए, 8। 16 माइनस 8 कितने निकल आए, 8। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हमने निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते थे कि अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दैट इज अ न्यूट्रल एटम, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होंगे, 8। क्लियर। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, चार्ज आ गया, मतलब ये न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जनरली +2 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। लूज किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, निकल रहे हैं तो प्लस का चार्ज आ रहा है। तो अब देखिए, अब मैं क्या बात कर रही थी कि इलेक्ट्रॉन मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज के लिए तो क्या होते थे, विच इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर कितनी है, 8। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, +2। तो मतलब आप +2 निकलोगे, निकल रहे हैं मतलब जा रहे हैं, तो जाने के लिए अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस। कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। आप यहाँ पर कितना है चार्ज, -2, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है तो मतलब ले रहा है, लेने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना था, 8 एटॉमिक नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर 4 स्पीशीज आ गई, तो जितने ले रहा है, कितने ले रहा है, 2 ले रहा है, तो ऐड कर दो। बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब है गेन करना, लेना, और प्लस का मतलब है लूज करना, मतलब देना। तो देंगे तो माइनस करेंगे, लेंगे तो प्लस करेंगे। 8 और 2 10। आगे बढ़ समझ। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर कोई भी एटम है, यहाँ पर देखिए प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8, कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। क्लियर है। दैट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल की एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं जनरली चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर करते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको चार्ज और मास का पता होना चाहिए। तो पहले हम चार्ज डिस्कस करते हैं। ठीक है, चार्ज। तो देखिए चार्ज क्या होता था, ये कोई एलिमेंट होता था, उसके ऊपर यहाँ पर मतलब राइट हैंड साइड में टॉप पे हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, चार्ज। तो बेटा ये जो चार्ज होता है, जैसे सपोज मैंने कोई एटम ले लिया, उसके ऊपर सपोज मैंने प्लस का चार्ज डाल दिया, या फिर कोई एटम ले लिया या एलिमेंट ले लिया, उसके ऊपर मैंने माइनस का चार्ज डाल दिया, तो ये जो चार्ज होता है ये प्लस या माइनस से शो होता है। ठीक है, तो इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव चार्ज। क्या बोला जाता है इसको, रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द एटम, कि जो हमें देख के पता चल रहा है। यहाँ पर अगर +1 है तो उसका एक्चुअल चार्ज +1 रहेगा, अगर +2 है तो उसका एक्चुअल चार्ज +2 रहेगा, अगर -2 है तो -2 रहेगा। क्लियर। तो दैट इज द रिलेटिव चार्ज। तो बेटा यहाँ पे चार्ज 3 टाइप के होंगे आपके पास। एक तो हो गया आपके पास रिलेटिव चार्ज, दैट इज सिंपल, ठीक है, जो कि हमें देख के पता चल रहा है। एक हम चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे SI यूनिट में, और तीसरा हम CGS यूनिट में।
एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, सीजीएस जनरली क्या हो गया आपके पास सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज दैट इज आरसी, रिलेटिव चार्ज, ठीक है, किसके इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और कौन से सिस्टम में होता है ये, एसआई सिस्टम में, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम एसआई सिस्टम में हम 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलती हूँ कि 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज को मुझे कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में बताना है, तो वो कितने के इक्वल होगा 4.8 × 10⁻⁻⁻ ESU। ESU क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, लिख दूं यहाँ पे, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्लियर बच्चे। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है, ये चीजें पता होंगी तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मुझे कोई एटम दे रखा है, सपोज मैं बोलती हूँ कि मेरे पास मैं बोलती हूँ सोडियम है और इसके ऊपर चार्ज +1 है, ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ कि इसका मुझे चार्ज बताओ जनरली सीजीएस में, एसआई में, ठीक है। रिलेटिव चार्ज तो आपको पता चल गया इसका कितना है, रिलेटिव चार्ज दैट इज 1, क्लियर। तो जो हमें देख के पता चल रहा है। अगर मैं इसको कहती हूँ कि एसआई सिस्टम में आप इसको रिप्रेजेंट करो, तो मैं कैसे करूंगी एसआई सिस्टम में, देखिए यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ रिलेटिव चार्ज किसके इक्वल है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो कितना चार्ज है यहाँ पे 1 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम आपको पता ही है जनरली इसके यूनिट्स होते हैं चार्ज के, ठीक है। नेक्स्ट मुझे इसको सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, चार्ज कितना है 1 ये कितना हो गया आपके पास सीजीएस का 4.8 × 10⁻⁻⁸ ESC, इतना चार्ज हो जाएगा। आएगा बेटा समझ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, चलिए सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास Al+3 है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे सीजीएस में और एसआई में चार्ज बताना है कितना होगा। तो रिलेटिव चार्ज इसका कितना हो गया बेटा, दैट इज 3+3, ठीक है। प्लस को मेंशन करो या ना करो डजंट मैटर, ठीक है। वो अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि प्लस में ही है चार्ज, ठीक है। रिलेटिव चार्ज 3 हो गया। नेक्स्ट अगर मुझे एसआई में निकालना है इसका चार्ज, तो मैं कैसे निकालूंगी, 1 यूनिट ऑफ चार्ज किसके इक्वल है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ प्लस 1 यूनिट चार्ज है कितने के इक्वल, तो 3 यूनिट चार्ज कितने के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर। ऐसे आप सीजीएस में निकालो, सीजीएस में 1 यूनिट चार्ज किसके इक्वल है 4.8 × 10⁻⁻⁸ ESU, इसके इक्वल है। आप 3 यूनिट चार्ज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, आ रही है समझ। अब अगर सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास O2-, इसके ऊपर आपको सीजीएस में और एसआई में चार्ज बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी, इसका जनरली रिलेटिव चार्ज कितना है, दैट इज रिलेटिव चार्ज इज -1। ये जरूर रिप्रेजेंट करना है आपके चार्ज को प्लस या माइनस से, ठीक है। ये नहीं है कि आप इसको सिंपल आप 1 लिखोगे, नो, माइनस है तो -1, क्लियर। अब अगर मुझे इसका एसआई में बताना है तो एसआई में चार्ज क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁷ प्लस तो -1 यूनिट का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1, क्लियर। अगर मुझे सीजीएस में निकालना है तो ये कितना है, दैट इज 4.8 × 10⁻⁻⁸ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो -1 के लिए कितना हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर लूंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, चार्ज निकालते हो, क्लियर हो गया। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा जनरली। तो ये बेसिक कांसेप्ट है, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, दैट इज द बेसिक जो हम चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है, ठीक है। अभी हमने चार्ज की बात करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम मास की बात करते हैं, ठीक है बेटा। होप्स आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।